हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ना चाहते हैं आज मैं आपको, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह मॉलिक्यूल्स किसको फॉलो करते थे अभी तक? लेविस लैंगमूर कंसेप्ट। लेविस लैंगमूर कंसेप्ट ने बताया कि हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन ये जो लेविस लैंगमूर कंसेप्ट था यह कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको लगता होगा कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लेकिन ये आपके अपनी सोच है। अगर हम उस चीज़ों को ध्यान से थोड़ा सा भी समय निकाल करके पढ़ें, जैसे मान लिया हमने जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाया, इट इज़ द वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर हमको केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ गई तो हम बहुत सारी चीज़ों को केमिस्ट्री में जान सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जानने से पहले मैंने हालांकि आपको पहले बताया था कि हाउ टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, चाहे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो या तो कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक तो बनता है बाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। बस आपको ये जानना होगा कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते समय कैसे हम एटम्स का अरेंजमेंट करें। और जब हम एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे तो एटम्स के अरेंजमेंट में हर एटम का ऑक्टेट कोशिश करते हैं कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हम धीरे धीरे बिना प्रैक्टिस के केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत दुविधा है, नहीं समझ में आता है, तो आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और आप गलत ही स्ट्रक्चर बनाइए, और मेरा दावा है कि आप 3 से 4 बार किसी मॉलिक्यूल का गलत स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चौथी बार या 5वीं बार आपको डेफिनेटली आप उस मॉलिक्यूल का सही स्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे कहने से बस 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का समय ले लीजिए और आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं आती है, आप बस बुक से देख करके बनाइए। आप विदिन 1 वीक, आप 1 सप्ताह के बाद देखेंगे आपको उस सब्जेक्ट में, इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जिससे आप तमाम सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो ये तभी होगा जब आप उसके साथ लगेंगे। हम जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ें हमें डराती हैं, ये नेचुरल है। तो हम जिस चीज़ से डरेंगे, केमिस्ट्री से डर रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि केमिस्ट्री हमको डराती है। तो जिस चीज़ से हम जितना डरेंगे वो हमको उतना ही डराती है। अगर हम उसका डटकर सामना करें, लो केमिस्ट्री है। हमेशा लाइफ में सोचिए कि दिस पोर्शन इज मेड फॉर आर स्टैंडर्ड, हमारे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बना हुआ है। तो मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, मेरे एज ग्रुप के बच्चे जब इसको समझ पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? इसलिए ध्यान दें कि ये हमारे स्टैंडर्ड की चीज़ है, हम इसको समझेंगे, हम उसको इनिशिएटिव लेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। कुछ नहीं आ रहा है, आप 10 मिनट का समय निकाल करके कुछ मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लीजिए, 5-10 जो भी हैं, उस मॉलिक्यूल्स को कॉपी करिए, देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। 3 से 4 बार में आपको ज़रूर लगने लगेगा, आपका ज़रूर माइंड स्ट्राइक करेगा कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, या वी कैन से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें केमिस्ट्री से निजात नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। चलिए बेटा, तो कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो लेविस लैंगमूर था उनका लिमिटेशंस था। लिमिटेशंस ऑफ द लेविस लैंगमूर कंसेप्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का जो कंसेप्ट था वो लेविस लैंगमूर द्वारा दिया गया था। मैंने बताया था लेविस जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेविस स्ट्रक्चर दिया, और उस लेविस के स्ट्रक्चर में लैंगमूर ने कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो देयरफॉर दिस कंसेप्ट वाज नोन एज द लेविस लैंगमूर कंसेप्ट।
तो इस लेविस लैंगमुर कंसेप्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के कुछ डिमेरिट रह गई थी। जैसे क्या क्या डिमेरिट रह गई थी? फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, इनके हिसाब से ये नहीं पता चल पाया, मीन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली। एंड द सेकेंड वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल्स का शेप एक्सप्लेन करने में असफल रहा। और थर्ड वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल बन रहा है तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स बनते थे डिफरेंट आयंस के अट्रैक्शन से तो एनर्जी रिलीज होती थी, लेकिन यहाँ एनर्जी कब रिलीज हो रही, कैसे रिलीज हो रही है? तो यह लेविस लैंगमुर कंसेप्ट जो था वह इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, मीन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से इन कमियों को दूर करने के लिए अब एक नया कंसेप्ट आया विच इज नोन एज द VSEPR थ्योरी, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है VSEPR थ्योरी। ध्यान देंगे, ये लेविस लैंगमुर कंसेप्ट के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए यह थ्योरी बनाई गई विच इज नोन एज द VSEPR थ्योरी। लेट अस सी व्हाट शुड बी द फुल फॉर्म ऑफ द VSEPR थ्योरी। अगर हम इसका फुल फॉर्म पढ़ें तो कह सकते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसी को कहते हैं VSEPR थ्योरी। हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द VSEPR थ्योरी। एक्चुअली जो VSEPR थ्योरी होती है उस थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स हैं, 4-5 कंसेप्ट हैं, पॉस्टुलेट्स हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल के शेप और उसकी ज्योमेट्री जानने के लिए यह VSEPR थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे बेटा। डेफिनेशन क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग्स द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्सन्स बिटवीन देम, जिसके कारण क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स हैज द मिनिमम एनर्जी। दिस रिजल्ट्स that is the molecule has the minimum energy and maximum stability। यहाँ से आप जान लेंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं तो उस सारे स्ट्रक्चर्स में जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी जितना ही कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप जान लें, जैसे सपोज कर लें इस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी में क्या कहना चाह रहा है, ज़रा गौर से देखेंगे। मान लीजिए हमने कोई मॉलिक्यूल लिया और इस मॉलिक्यूल में हमने एक सेंट्रल मेटल एटम ले लिया और सेंट्रल मेटल एटम के साथ बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। मान लीजिए इसके साथ X लगा हुआ, ध्यान देंगे इस चीज़ को भी हमें समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करिए। M इज़ द सेंट्रल मेटल एटम। क्या सेंट्रल मेटल एटम होता है फिर बताऊँगा अभी। इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ मान लीजिए 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि इस सेंट्रल मेटल एटम पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे, यह इसको रिपेल करेगा, यह इसको रिपेल करेगा और इधर भी रिपल्सन होगा, इधर भी रिपल्सन होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होता है, इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने में वो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे स्थित होते हैं। इसी से हम उसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया था। डेफिनेशन से हम कहेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के कारण जो उनकी स्थिति बनती है, जो पोजीशन बनता है, उस पोजीशन में
जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर मिनिमम है तो इट इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये VSEPR थ्योरी हो गई। इसका डेफिनेशन फिर से मैं बताऊंगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग्स द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्सन्स बिटवीन देम, जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है और इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब इस VSEPR थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, वो पास्टुलेट्स क्या होंगे हम जानेंगे। पास्टुलेट्स वन बाय वन वी कैन डिस्कस। हम आपको यहाँ बता रहे हैं, पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स के बेस पे मैं आपको समझाता भी रहूँगा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में केवल और केवल 2 आइटम हैं तो हम ये कह सकते हैं उसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। जैसे नंबर नेक्स्ट, इफ सेंट्रल आइटम इज लिंक्ड टू द सिमिलर आइटम्स एंड सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड सेड टू हैव द रेगुलर ज्योमेट्री। इसका क्या मतलब हो गया? अगर सेंट्रल मेटल आइटम जो होता है वो सिमिलर आइटम से जुड़ा हुआ हो और सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर्स, अगर वो किससे? बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है, तो देन इट इज सेड टू बी द सिमेट्रिकल एंड सेड टू हैव द रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे हमने दिखा दिया BCl3, अगर हमने देखा BCl, Cl और Cl, ठीक है ना? दिस इज द सेंट्रल मेटल आइटम, दिस वन एंड दिस वन, ये सेम टाइप ऑफ द आइटम्स जुड़े हुए हैं, तो कहेंगे इट इज वन इज सेंट्रल आइटम इफ सेंट्रल आइटम इज लिंक्ड टू द सिमिलर आइटम्स एंड सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स। ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो देन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड इट इज सेड टू हैव द रेगुलर ज्योमेट्री। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है VSEPR का, जो VSEPR का मेन पास्टुलेट्स है वो यही होगा कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन शुड फॉलो दिस रूल। लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। हमने यहाँ सेंट्रल मेटल एटम रख दिया और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ हमने देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और एक यहाँ मान लिया X जोड़ दिया और दूसरा X यहाँ जोड़ दिया। सपोज कर लिए, ध्यान से देखेंगे क्या ये कहना चाह रहा है। दिस M मीन्स सेंट्रल मेटल एटम, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसी लोन पेयर और लोन पेयर में होगा। इसके बाद जो रिपल्सन दिखेगा वो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में दिखेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में दिखेगा, और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में दिखेगा। ये ध्यान रखेंगे, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट ऑफ द VSEPR थ्योरी, दैट इज द रिपल्सन ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर इज मच मोर greater than the lone pair and bond pair, and it is more greater than the bond pair and the bond pair. Understood? Number next कहता है exact shape of molecules depends upon the total number of electron pairs around the central atom. Central metal atom के चारों तरफ जो total number of electrons हैं, total number of electrons means shared pair as well as the bond lone pair of electrons. तो शेयर पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऐड करेंगे तो उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उसका जो शेप एग्जैक्ट शेप होता है, हम उसके एग्जैक्ट शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इट वाज द पास्टुलेट्स ऑफ द VSEPR थ्योरी, जिसमें मेन पास्टुलेट्स यही था कि कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमको VSEPR थ्योरी समझ में आ गई तो हम तमाम सारे मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम उसका एग्जैक्ट शेप या एग्जैक्ट ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द VSEPR थ्योरी वी कैन गेट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग 2, 3, 4, 5, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग, मीन्स चाहे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और चाहे तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग
2 4 6 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट अस सी, now we will discuss the geometry and the arrangement of the elements on the basis of the VSEPR theory। VSEPR theory के बेस पे हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, दिखाएंगे। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखा हुआ है। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? ऐसे मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें सेंट्रल मेटल एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हमने लिखा BeCl2, HgCl2, बेरिलियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, अमोनियम आयन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। BeCl2 क्या कह रहा है कि 1 बेरिलियम एंड 2 Cl, मीन्स बेरिलियम एक्ट्स एज अ सेंट्रल मेटल एटम। तो बेरिलियम का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, देखिए द ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ बेरिलियम क्लोराइड शुड बी लीनियर, और इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, वी कैन सी दैट इज A इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड एट द टर्मिनल 2 एलिमेंट्स आर अटैच्ड। तो इस टर्मिनल पे जो एलिमेंट लगे हुए हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट वी कैन सी दैट इज लोन सेंट्रल मेटल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो मैंने एग्जांपल लिया है जिनमें सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं हैं, और इनके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। नाउ लेट अस सी द सेकंड वन, BF3। इस BeCl2 में जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पे प्रेजेंट थे, हमने देख लिया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस B के पास और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस B के पास, यानी एक Cl के पास यहाँ, दूसरा Cl यहाँ। दूसरा कहते हैं बेटा BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। BF3 का जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर होगा। इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे फिर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट द एलिमेंट विच इज नोन एज द, अगर हम BF3 में ले रहे हैं तो फ्लोरीन पे होगा। तो यहाँ से देखा, यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ लेट अस सी CH4NH4 आयन, या मीथेन ले लेंगे चाहे अमोनियम आयन ले लेंगे, इस पे जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। फिर से मैं बता दूंगा कि सेंट्रल मेटल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बी, यानी 4 तरह के हाइड्रोजन यहाँ 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 और यहाँ लगे हुए हैं। वो इन सारों के इन सबों के पास जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एंड वी कैन से दैट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। नाउ वी विल डिस्कस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस हो गया A, जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 2 3 4 5 Cls आर देयर एज रिप्रेजेंटेड इन B, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप देख लेंगे 1 लोन पेयर ऑफ, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर एंड 5 लोन पेयर। तो इस टाइप में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट 6, SF6, जिसमें 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हमने देखा कि A सेंट्रल मेटल एटम हो गया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कहेंगे, एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स लिया और उस एग्जांपल्स की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको बता दी। अब हम यहाँ इसी के बेस पे, अभी तक तो हमने ये देखा कि सेंट्रल मेटल एटम हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी ज्योमेट्री ये हो गई। अब हम बात करेंगे, अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी ज्योमेट्री में क्या चेंजेस हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, आप यहाँ देखें। देखिए, here I have written, now we will discuss the central atom has lone pair of electrons। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जैसे SO2 हो गया, O3 हो गया, NH3 हो गया, S2 हो गया, Sub6 हो गया। SO2 ये सल्फर हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया। स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंगल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, और इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उस पर क्या होगा बेटा, देखेंगे इसके पास 2 to 4 इस तरह से, इसमें 2 to 4 to 6
इसके पास 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। हमने यहाँ देखा इस सल्फर पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वी कैन से द ज्योमेट्री ऑफ दिस वन शुड बी बेंट, ठीक है ना। और इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है सल्फर, उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पिछले वाले मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम था उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें अमोनिया की, द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया शुड बी H H and H, one lone pair of electron and the geometry is pyramidal. Okay, the geometry of the ammonia is pyramidal. Now we will discuss about the water molecule. Water molecule में O यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, and it has two lone pair of electron. Means oxygen is the central metal atom in the H2O molecule, and this oxygen has two lone pair of electrons and the geometry of this molecule is bent. इसी तरह से हम देखेंगे सीसा, विच ऑफ SF4 में देखते हैं SF4 में किस तरह का मॉलिक्यूल बने, किस तरह का अरेंजमेंट होगा। एक सल्फर के साथ हाउ मनी 1 2 3 4 फ्लोरीन आर अटैच, तो एक सल्फर हो गया 1 2 3 4, 1F 2F 3F 4F, and here we can say one lone pair of electron present is at sulfur, तो therefore 1 2 3 4 4 F जुड़ गए और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमें कह सकते हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ दिस वन सीसा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं द ज्योमेट्री ऑफ द SF4 इज सीसा। नेक्स्ट वन वी कैन से दैट इज ClF3। Cl इज द सेंट्रल मेटल एटम और F3 हम क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ F दिखा देंगे, यहाँ F दिखा देंगे, यहाँ F दिखा देंगे, बट क्लोरीन के पास अभी क्या होगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हैज, यहाँ से अगर हम बात करते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा 16 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 मीन्स इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल 1 2 3 4 5 6, और क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल 17 देखेंगे 2 8 एंड 7, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो इस 7 के साथ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने देखा। एंड द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टी शेप, ध्यान देंगे, हो गया। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो बचा सम मोर एग्जांपल्स आर देयर in which the central metal atom has the lone pair of electrons, one or more lone pair of electrons. It is not necessary that is only one lone pair of electron is present at central metal atom. अब चलते हैं BrF5 की बात करते हैं। What is the BrF5? Br का बेटा एटॉमिक नंबर 35, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 18 and 7, okay. This Br has 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे, हम कैसे जोड़ेंगे 1, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। लेट अस सी हाउ मेनी F आर देयर। इस Br के साथ कितने F लगे हुए हैं 5 F लगे हुए हैं बेटा, तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे 1F 2F 3F 4F 5F and one lone pair of electron is there, and the geometry of this is square pyramidal. Okay, the geometry of this molecule is square pyramidal, and this Br has only one lone pair of electron. Understood? Now we will discuss the last one, which is known as the square planar xenon tetrafluoride XeF4। अब बात करेंगे xenon, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको पता है बिकॉज इट इज इनर्ट गैस एलिमेंट। तो xenon का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे बनेगा, xenon Xc, it is the central metal atom, it will have 8 electrons in its outermost shell। तो हमने देखा 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे, F यहाँ दिख गया, F यहाँ दिख गया,
F यहाँ दिख गया और F यहाँ दिख गया। इस तरह से हमने देखा द ज्योमेट्री ऑफ दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसमें ज़ेनान सेंट्रल मेटल एटम था और इस सेंट्रल मेटल एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे और 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस तरह से हमने देखा कि VSEPR थ्योरी के बेस पे हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और उसका शेप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके सेंट्रल मेटल एटम में या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इस तरह से दिस VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन्स द ड्रॉबैक ऑफ द लेविस-लैंगमुर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम अगले टॉपिक में आपको नया चीज़ पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।